अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आतिफ़ अदील अमीनी अपनी क्लास इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ हाज़िर हूँ। लास्ट टाइम हमने सेफ्टी की जो है वो जनरल बातों के ऊपर डिस्कस किया था कि सेफ्टी बेसिकली है क्या, हैज़र्ड क्या है, रिस्क क्या है। तो मगर वो जो सारी बातें थी वो जनरल चीज़ों के लिए थी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मतलब कि जो बिगनर क्लास होती है उसके बाद के फंडामेंटल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इन वर्क प्लेस। जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हम एनर्जी को और सेफ्टी को जो है वो टू मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट में हमने सारी जो डिस्कशन करनी है वो सेफ्टी के हवाले से करेंगे कि हमारे वर्क प्लेस में सेफ्टी क्या है, और साथ में हम कुछ स्टैंडर्ड्स भी पढ़ेंगे कि ओशा का स्टैंडर्ड क्या है, आयोश का स्टैंडर्ड क्या है, निबोश का स्टैंडर्ड क्या है, और हर हवाले से कि मतलब कि एक वर्कर को क्या सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं और क्या करने चाहिए, एम्प्लॉयर को क्या करने चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर्स को क्या करने चाहिए, इसमें मुख्तलिफ हमारे गवर्नमेंट इदारे क्या रोल अदा करते हैं, वो हम सब आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हमारी क्लास बिगनर से एडवांस लेवल की तरफ हमारी जाती जाएगी तो हमारे कोर्स का पोर्टफोलियो चेंज होता जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं हम आज के अपने सबक को लेते हुए। फंडामेंटल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इन वर्क प्लेस। तो जैसा कि हमारे नाम से भी जाहिर हो रहा है कि आज जो हम बात करेंगे वो हमारे काम का जो एरिया है, वर्क प्लेस मतलब हम जहाँ काम करते हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट हो सकता है, फैक्ट्री हो सकती है, हमारा ऑफिस हो सकता है, ठीक है, कोई शॉप हो सकती है, वेयर हाउस हो सकता है। तो हमारे मुख्तलिफ वर्क स्पेस के ऊपर जो हमारा वर्क प्लेस है वहाँ पर सेफ्टी के क्या पैरामीटर्स होते हैं, हम उनके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, इसमें जो कोर्स आज का हम करेंगे इसमें हम क्या सीखेंगे, इसमें हम ख़तरात की पहचान को सीखेंगे। ठीक है, कि हम इस काबिल हो सकते हैं कि हमें ख़तरे पता चल सकें कि ख़तरे होते क्या हैं। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स हो, मैकेनिकल हैज़र्ड हो, या जनरल हैज़र्ड मतलब स्लिप ट्रिप फॉल प्रोटेक्शंस के हवाले से हो। ठीक है, ये हम सीखेंगे। फिर उन ख़तरात से बचने का तरीका क्या होगा हम वो देख सकेंगे कि हम उन्हें ख़तरात को तो हमने पहचान लिया कि पानी गिरा हुआ है, ये ख़तरा है। अब उससे बचना कैसे है वो पूरा हम असेसमेंट सीखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो सेफ्टी माइंडसेट होता है हमारा, मतलब कि प्रोएक्टिव, मतलब कि पहले से हमारी क्या तैयारी है। ठीक है, हादसा होने के बाद रोने से बेहतर है कि हादसा होने से पहले उसको कवर कर लिया जाए। हम ये सब सीखेंगे। इसी के अलावा हमारे जो पीपीईज़ और कंट्रोल्स हैं, जो हमारे इफ़ेक्टिव यूज़ हैं पीपीईज़ के हवाले से, और हमारे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से हम इसको इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो ये कोर्स हमारा 2 सेशंस के अंदर होगा। तो इस कोर्स का हमारा जो पहला सेशन है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो हमारी आज की क्लास है ना, ये स्पेसिफिकली जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जो वर्क प्लेस है उसकी हेल्थ और सेफ्टी के बारे में, उन तमाम लोगों के लिए जो मतलब कि मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, या किसी फैक्ट्री में हैं, या किसी शॉप में हैं, या उन सब के हवाले से है। और हमें वहाँ पर कौन कौन से ख़तरात होते हैं और हमें उसकी किस तरह से अवेयरनेस होनी है, और हम उसको किस तरह से सलूशन है और ये ढूंढेंगे। हम इन सारी चीज़ों को इस कोर्स में सीखेंगे। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि हमारी
हमारे मालिकान के मतलब जो हमारा एम्प्लॉयर है और हमारे जो कुलीग्स हैं उनकी तरफ हमारी क्या ड्यूटीज़ होंगी। तो वर्क प्लेस इन्वायरमेंट को हम पहले समझते हैं। हमारा जो वर्क प्लेस इन्वायरमेंट क्या है, मिसाल के तौर पे अगर हम किसी फैक्ट्री में, तो हम अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसका इन्वायरमेंट क्या है, सेव इन्वायरमेंट। ठीक है, क्योंकि एक सेव इन्वायरमेंट जो होता है वो ही एक प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट, मतलब कि एक जिससे हम कुछ हासिल कर सकते हैं, वो ऐसा इन्वायरमेंट होता है। इसके कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे लाइटिंग हो गया, वेंटिलेशन हो जाता है, टेम्परेचर है, हाउसकीपिंग है, नॉइज़ कंट्रोल है, वेलफेयर फैसिलिटीज़ हैं, स्पेस है, प्रॉपर रोशनी होनी चाहिए। डिटेल्स में बताता हूँ थोड़ा सा आपको कि जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर रोशनी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं ना, वहाँ पर ज़्यादातर बारीक बीनी का काम होता है, थ्रेड्स चल रहे होते हैं, सिलाई चल रही होती है। ठीक है, इसके अलावा आगे क्वालिटी इंस्पेक्शन हो रही होती है। तो इन सारे दर्जे जितने भी लेवल्स हैं, इन सब के ऊपर हमें बहुत ही प्रॉपर लाइटिंग चाहिए होती है ताकि हमें चीज़ें नज़र आएँ। अगर हमें सही तरीके से नज़र नहीं आएंगी तो हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं आएगी। ठीक है, हमें उसमें कुछ लैक्स हो सकते हैं, मतलब कि कुछ ख़राबी आ सकती है जो हमें नज़र नहीं आई रोशनी ना होने की वजह से। ठीक है, इसी तरह से वेंटिलेशन बहुत प्रॉपर होती है, ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, इतनी हो जो आपके वर्क प्लेस के मुताबिक हो। बहुत ज़्यादा होगी जब भी आप डिस्टर्ब रहेंगे और बहुत कम होगी जब भी आप डिस्टर्ब रहेंगे। इसी तरह से जो हमारा एक आ जाता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। तो टेम्परेचर आपके प्रोडक्ट के साथ साथ आपके भी मुतबादिल होना चाहिए। ठीक है, आपके आपके साथ आपके जिस्म के मुतबादिल होना चाहिए। ठीक है, कि अब ऐसा कोई वर्क स्पेस है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर वेंटिलेशन के साथ साथ प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी डिवाइसेस होनी चाहिए। चिलर्स होते हैं बहुत सारी जगहों पे। इसके अलावा जो छोटे ऑफिसेज की मैं बात करूँ तो वहाँ पर हमें एसी लगे हुए होते हैं घरों में, जैसे ऑफिसेज के अंदर और मुख्तलिफ शॉप्स वगैरह में, वेयर हाउसेज हो गए या फैक्ट्रीज़ हो गई, इंडस्ट्रीज़ में चिलर्स वगैरह लगे हुए होते हैं। इसी के साथ हमें वहाँ जो वहाँ पर टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो सारी वो चीज़ें होती हैं कि जो हमें हमें हमारा एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है या हम रिक्वेस्ट करते हैं। एक चीज़ आ जाती है हाउस कीपिंग, जो कि हमारा सबसे मेन पार्ट होता है किसी भी जगह का। हाउस कीपिंग, आपका वर्क प्लेस क्लीन एंड टाइडी होना चाहिए। ठीक है, साफ़ सुथरा माहौल हो, हर चीज़ अपनी जगह रखी हुई हो, हर चीज़ प्रॉपर हर जगह पे इस्तेमाल करके आप उसको प्लेस कर रहे हो। ठीक है, ज़्यादा वहाँ पर कचरा ना हो। अगर कचरा है तो आप अपने हाउस कीपिंग स्टाफ से क्लीन करवाएं। कुछ चीज़ें हाउस कीपिंग में आपके अंडर में आती हैं और कुछ चीज़ें आपके हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के अंडर में आती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर काम करते हुए मैकेनिकल इसमें लेते हैं हम, कि मैं एक इंजन को खोल रहा हूँ और मेरे हाथ से बहुत ज़्यादा ऑयल गिर जाता है, पुराना ऑयल ज़मीन पर ना। अब मैं तो साफ़ नहीं कर सकता, मेरी इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि मैं उसको प्रॉपर साफ़ करूँ जिससे उसकी चिकनाई हट जाए और कोई एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा कि मैं अपने क्वालिटी डिपार्टमेंट को कॉल करूँगा, सॉरी अपने सेफ्टी हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट को कॉल करूँगा और उनको मैं बताऊँगा कि यहाँ पर एक कुछ प्रॉब्लम है, आप यहाँ पर आके क्लीनिंग कर लें। ठीक है, ये तो वो आ जाता है कि जो हाउस कीपिंग का काम है। एक हाउस कीपिंग क्या होती है मेरी, कि मैंने टूल्स उठाए काम करने के लिए,
मैं इंजन को खोल रहा था और मैंने वो टूल काम ख़त्म करने के बाद वहीं छोड़ दिया, ठीक है। उस टूल में मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं ना, हैमर भी हो सकता है, चीज़ल हो सकता है, ठीक है, आपके प्लायर्स हो सकते हैं, आपके स्पैनर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो किसी को भी कभी भी टच होकर या अगर टकराएगा कोई उनसे या किसी के पैर पे गिर सकते हैं तो नुकसान हो सकता है। नॉइज़ कंट्रोल, हमें नॉइज़ कंट्रोलिंग का बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा शोर वाले एरिए के अंदर हैं, ठीक है, तो हमें वहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली पीपीईज यूज़ करने होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अच्छा, इसी तरह से वेलफेयर फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, मतलब कि आपके वहाँ पर प्रॉपर मेडिसिन्स होनी चाहिए, ठीक है, आपको प्रॉपर मतलब कि आपको फूड के लिए आपको टाइम मिल रहा हो, आपके रेस्ट का ख्याल रखा जा रहा हो, ये सारी चीज़ें वेलफेयर फैसिलिटीज़ में आती हैं। इसी तरह से स्पेस, स्पेस मायने यूँ रखता है कि स्पेस होना जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कंजस्टेड लोग हों, बहुत कंजस्टेड स्पेस हो जहाँ आप एक जगह है, एक ही कमरा, उसके अंदर 15 बंदे काम कर रहे हैं और वहाँ पर बहुत ही घुटन का एक एहसास होना या काम सही से ना होना या आप अपने जो टूल यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है। क्योंकि हमारी सेफ्टी की क्लास है तो इसमें हमें हर जगह एक्सीडेंट, हैज़र्ड और रिस्क के ऊपर बात करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें बार बार आपके सामने आएंगी, आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हुए ही चलना है। तो हम एक दफ़ा फिर से लास्ट क्लास में हमने हैज़र्ड के बारे में पढ़ा था, हम अभी फिर से हैज़र्ड को पढ़ेंगे, मगर अब हैज़र्ड्स की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी चेंज होगी। हैज़र्ड को सादा अल्फाजों में अगर हम बात करें तो हर वो चीज़ जो आपको नुकसान पहुंचा सके वो हैज़र्ड है। और जैसे एक सिंपल सी इसमें आपको एक स्क्रीन नज़र आएगी, इफ़ यू कैन सी इट यू कैन अवॉइड इट। अगर आप उसको देख रहे हैं तो आपको उसको प्रॉपर उसको मिटिगेट करना है। अच्छा, इसमें कॉमन कैटेगरीज की अगर हम बात करें, जैसे हम फिज़िकली चेक करते हैं ना कि हम फिज़िकली कौन कौन से हैज़र्ड हैं, जनरली हमें एक रैंडम व्यू करते हुए हम इस चैप्टर को हम क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं, मगर हम इसमें क्योंकि ये वर्क प्लेस सेफ्टी के हवाले से इस हैज़र्ड को हमें फिर से रीड करना पड़ेगा और मुख्तलिफ हम जिस जिस सब कैटेगरीज़ के अंदर जाते जाएंगे, हैज़र्ड और उसकी डेफिनेशन को मज़ीद हम ब्रीफली डिस्क्राइब करते जाएंगे, क्योंकि सेफ्टी 3 चीज़ों के ऊपर चल रही होती है, हैज़र्ड, रिस्क असेसमेंट, ठीक है, ताकि हम अपने हैज़र्ड को ही एलिमिनेट करना है हमें। हैज़र्ड क्या है? वो नुकसान जो हमें हो सकता है, जो एक्सीडेंट का बेस बनेगा, तो हमें उसी को ख़त्म करना है। तो हम पूरी अपनी सेफ्टी की क्लास में उसी को रीड करेंगे, उसी के ऊपर बात करेंगे। तो फिज़िकल के ऊपर हमारा आ जाता है जैसे कि गीला फर्श, हाइट पर काम कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा नॉइज़ी काम हो रहा है या गर्मी का बहुत ज़्यादा होना, ठीक है, गर्म मौसम है और गर्मी में हम काम कर रहे हैं या धूप में काम कर रहे हैं, छत पे काम कर रहे हैं। जैसे अक्सर इलेक्ट्रिकल वर्क और मैकेनिकल वर्क जो होता है वो धूप में भी होता है ना, तो हमें उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल में क्या है? ख़राब इंसुलेशन हो गई, मतलब वायर है पुराना हो गया या कट गया या किसी वजह से वो ख़राब हो गया, ठीक है, या ओवरलोडेड सॉकेट्स, 10 एम्पेयर का लोड था, हमने 25 एम्पेयर का उसके ऊपर लोड डाल दिया, ठीक है, या फिर लूज़ वायरिंग। सबसे जो एक ऐसी चीज़ होती है लूज़ वायरिंग, क्या हमें नॉर्मली नज़र नहीं आती मगर उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। लूज़ वायरिंग अक्सर शॉर्ट सर्किट्स का सबब बनती है। फैक्ट्रीज़ की, घरों की वायरिंग्स पूरी की पूरी वायरिंग चल जाती है सिर्फ इस लूज़ वायरिंग की वजह से, क्योंकि स्पार्क होता है और हमारे पास नॉर्मली जो है हम इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं रखते छोटी फैक्ट्रीज़ के अंदर,
कि हम सर्किट ब्रेकर्स, बहुत अच्छे सर्किट ब्रेकर्स लगाएं जिससे हमारी ट्रिप हो सके, तो उसकी वजह क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से अक्सर ख़राबी आ जाती है। अच्छा, केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके लिए एसिड हो गए, सॉल्वेंट्स हो गए, या कोई भी ऐसी जहरीली गैस हो गई जो उनको नुकसान पहुंचा सकती है, वो हैज़र्ड है उनके लिए। मैकेनिकल के अंदर क्या है, हर मूविंग पार्ट, ठीक है, हर मूविंग पार्ट या जिस पर गार्ड ना हो या जिसके ऊपर कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस ना हो, ठीक है, या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जिस पे हम काम कर रहे हैं जो वज़नी है, ठीक है, जैसे इंजन हो गया, हम अक्सर इंजन खोलते हैं, हेड उतारते हैं, तो हेड भारी होता है, ठीक है, वो हेड हमारे हाथ में गिर सकता है, हमें प्रॉपर उसके लिए भी एक हैज़र्ड है, वो भी एक हैज़र्ड है। अब उसका असेसमेंट करने के बाद पता चलेगा कि उसका लेवल क्या है। इसी तरह से बायोलॉजिकल जो लोग काम करते हैं, जो लैब्स वगैरह में काम करते हैं, उनके लिए बैक्टीरियाज, वायरसेस, या जो उनके मोल्ड्स हैं, ठीक है, वो, या उनकी जो ट्यूब्स हैं, या उनके अपने इक्विपमेंट्स जो हैं, वो उनके लिए हैज़र्ड हो सकते हैं। रिस्क के ऊपर हम बात करते हैं कि रिस्क क्या है, रिस्क अंडरस्टैंड करना। अच्छा, हैज़र्ड क्या है? एक एसिड है, वो रखा हुआ है, वो हैज़र्ड है, ख़तरा है। वो जब तक ख़तरा है, जब तक कि वो नुकसान पहुंचाने के काबिल ना हो रहा हो। फर्श पर पानी पड़ा है, मगर क्योंकि अभी तक कोई उसके करीब नहीं गया, इसलिए अभी तक वो सिर्फ ख़तरा है, वो नुकसान नहीं बना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हैज़र्ड इज़ पोटेंशियल, रिस्क इज़ द रियलिटी, ठीक है। हैज़र्ड वो है जो आप देख रहे हैं, और रिस्क वो है जो हो सकता है। अच्छा, हैज़र्ड, रिस्क और हैज़र्ड में जो है ना, अक्सर लोगों में कन्फ्यूजन रखी होती है। इसे मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक वायर है, ब्रोकन वायर है, मगर वो रखी हुई है सामने ना, वो हैज़र्ड है। मगर वो रखी किस जगह है? क्या वो किसी ट्रेसपासिंग के इलाके में, मतलब कि मेरे किसी रास्ते के अंदर आ रही है वो, ठीक है, या मेरे दरवाजे के पास है, या मेरे गुजरने के रास्ते में है, या किसी ऐसी जगह पर है जहां पर किसी की अप्रोच है, ठीक है। तो जब तक वो रखी हुई है वो हैज़र्ड है, जैसे ही वो इस लेवल पे आ गई कि जैसे ही वहां से कोई करीब गुजर रहा है, तो वो रिस्क में आ जाएगा। तो हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं, हमें दो सवाल पूछने चाहिए। पहला, इस काम में हादसा होने का चांस कितना है, और दूसरा, अगर हादसा हुआ तो हादसा कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है। रिस्क को हम कैसे फॉर्मूले में लेकर आते हैं कि लाइक्लीहुड, मतलब कि चांसेस, और सेवरिटी, खतरा, सही है। लाइक्लीहुड मतलब कि किस हद तक, कितना कितना इम्कान है इसका होने का, कितने चांसेस हैं इसको। अक्सर लोग लाइक्लीहुड को समझते नहीं हैं। तो लाइक्लीहुड को अंडरस्टैंड करने के लिए यही है कि हादसा कितने परसेंट हादसा होने के चांसेस हैं। एक वायर रखा हुआ है, वो ऐसी जगह है जहाँ कोई पहुँच ही नहीं सकता, और जैसे आपने देखा होगा कि आपके आपके ओवरहेड जो लाइंस हमारे घर के सामने गुजर रही होती हैं बिजली की, वो ओपन वायर्स होती हैं, ठीक है, ओपन वायर्स है, कोई नहीं गुजर रहा उससे, वो एक ख़तरा है। उसके नीचे आप देखेंगे ख़तरे का एक बोर्ड लगा होता है, मगर वो जब तक ख़तरा है, जब सिर्फ ऊपर है, ठीक है। जब वो रिस्क कब बन जाएगा, जब उसकी सेवरिटी बढ़ जाएगी कि वो आपके घर के करीब आ जाएगा, या वो वायर टूट सकता है, या मेरी या कोई किसी की अप्रोच वहाँ पर आ जाएगी, तो वो रिस्क में आ जाएगा। तो है कितना और किस हद तक, और उसकी कितनी सेवरिटी है, शिद्दत है, इससे हमें पता चलता है कि रिस्क क्या है।
हम इसको मैकेनिकल पर्सपेक्टिव्स में देखते हैं। हैज़र्ड क्या होगा कि बहुत सारे मशीन टूल्स हैं, चलते हुए नुकसान पहुंचाते हैं। मैं एक इंजन की अभी हम बात कर रहे हैं, तो इंजन में फ़ैन चल रहा होता है, आगे रेडिएटर के ऊपर एक फ़ैन होता है, ठीक है, जिसमें एक बेल्ट लगा होता है, वो मुस्तकिल घूम रहा होता है, ठीक है। उसके ऊपर अक्सर श्राउड लगा होता है, मगर नॉर्मली बहुत सारे इंजन्स ऐसे हैं, पुराने हो जाते हैं, जिसमें श्राउड नहीं होता। वो हादसा है। कब तक हादसा है? जब तक वो हैज़र्ड है। जब तक हैज़र्ड है, जब तक कोई इसके करीब नहीं जा रहा। मगर जैसे ही कोई इसके करीब जाता है, हो सकता है किसी वर्कर के आस्तीन उसमें चिपक जाए, ठीक है, ग्लव्स लग जाए, तो या किसी ने बेध्यानी में उसके ऊपर कपड़े से सफाई की और वो कपड़ा उसमें फंसा और उसकी उंगली कट गई, तो इस तरह का रिस्क और एक्सीडेंट मैटर करते जाता है। तो मैकेनिकल में तो ये हो जाता है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिकल पर्सपेक्टिव्स के ऊपर। इलेक्ट्रिकल फील्ड में एनर्जी जो है वो खुद एक हैज़र्ड है, नज़र नहीं आती, ठीक है, शॉक दे सकती है, फ्लैशेस होते हैं उसमें, आग लग सकती है। तो ये हैज़र्ड है, क्योंकि एनर्जी ही बहुत बड़ा एक हैज़र्ड है खुद, जब तक कि वो दूर है। जब वो ख़तरा हो जाएगा, बड़ा करीब आ जाएगा, तो वो रिस्क में आ जाएगा और फिर एक्सीडेंट की तरफ वो कन्वर्ट होगा। एक बिजली की तार है, ओपन रखी है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये एक पैनल है, वो उसका दरवाज़ा खुला हुआ है या डैमेज है, ठीक है, जिसमें से केबल्स नज़र आ रही हैं, ओपन वायर्स दिख रहे हैं। तो इस बात का कितना इम्कान है कि कोई वर्कर उस कैबिनेट तक जाएगा, या वहां शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। कोई इंसुलेटेड ग्लव्स के बगैर वहां पर जा रहा है और उस पर काम करेगा तो क्रिटिकल में आ जाएगा, ठीक है। अगर इंसुलेटेड ग्लव्स हैं, प्रॉपर उसने अपनी सेफ्टी की हुई है और फिर वो काम कर रहा है, तो उसका रिस्क जो है वो, जब हम उसकी फार्मूले से लगाएंगे कि किस हद तक और कितने परसेंट, उसकी कितना सेवरिटी उसकी कितनी है, तो फिर हमें पता चलेगा कि वो क्रिटिकल तो है या क्रिटिकल नहीं है, मीडियम में है या लो है, ये पता चलेगा उसके बाद। तो हैज़र्ड और रिस्क को समझने के बाद हम आते हैं कि रिस्क की असेसमेंट क्या होती है। अब हमें ख़तरे का पता चल गया, ठीक है, ये भी पता चल गया कि वो कोई भी उसके करीब जा सकता है, ख़तरनाक हो सकता है, वो ख़तरा ख़तरनाक हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है। एक ख़तरा है मगर वो नुकसानदेह नहीं है, और एक ख़तरा है जो नुकसानदेह हो सकता है, वो है रिस्क। तो अब रिस्क पता चल गया हैज़र्ड के बाद, तो अब क्या करना है? तो रिस्क की असेसमेंट करनी है। रिस्क की असेसमेंट करेंगे हम कैसे? कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया हैज़र्ड, ठीक है, हैज़र्ड कितना, क्या है, किस लेवल का है, कौन उससे, सेकंड ऑप्शन क्या आ जाएगा, नंबर 1 आ गया हैज़र्ड, नंबर 2 आ जाएगा कि कौन उससे मुतासिर होगा, वो किसको इफ़ेक्ट करेगा, किसको हार्म करेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि एक वायर गुजर रहा है नीचे से, वो छिला हुआ है, शॉर्ट हो सकता है, पानी लग सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, और वो एक दरवाज़ा है या किसी पैसेज के में है वो, ठीक है, जहाँ से लोग गुजर सकते हैं, तो ये हार्मफुल हो गया। अब उसकी एवोल्यूशन करनी है हमें, कितना बड़ा है, जैसे वही लाइक्लीहुड और सेवरिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसकी एवोल्यूशन आ जाएगी कि इसको सेफ्टी काउंटर मेजर क्या होगा, ठीक है। फिर अब हमें उसके सॉल्यूशन की तरफ जाना है, हम उसको कैसे कम से कम कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर है कि हम रिस्क को प्रॉपर फाइंड करते रहें,
उसकी फाइंडिंग निकालते रहेंगे, हम मज़ीद उसकी असेसमेंट करते रहेंगे जब तक कि वो इस हद तक ना आ जाए कि या तो वो बिल्कुल लो हो जाए या एलिमिनेट हो जाए या फिर लो हो जाए। अच्छा, रिस्क असेसमेंट का जो हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा काम ज़्यादा ख़तरनाक है, तो उसके लिए एक मैट्रिक्स होता है। एक इलेक्ट्रिकल पैनल है, लेट सपोज, जिस पर कवर नहीं है, हाई सिविरिटी है, रास्ते में है जहाँ से सब गुजरते भी हैं, मतलब कि वो रेड जोन में भी आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब कोई पैनल ठीक ना हो तो वहाँ काम नहीं होगा। ठीक है, आपने उसका वहाँ पर काम रोक देना है। लेकिन अगर वो पैनल किसी ऐसी जगह है जहाँ कोई नहीं जाता, तो उसकी मतलब कि ख़तरे का अंदेशा कम है, तो रिस्क कम हो जाएगा। तो जो एचएससी ऑफिसर्स होते हैं उनका यही काम होता है कि वो जो रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स है उसको जब तक वो ग्रीन जोन में ना लेकर आ जाए, क्योंकि इसके 3 जोन है ना, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क, जब तक उसको वो लो रिस्क में ना लेकर आ जाए कि या तो ख़तरा पूरा एलिमिनेट ना हो गया हो या कम से कम इतना मामूली हो जाए कि जिससे कोई जानी नुकसान ना हो सके या कोई माली नुकसान ना हो, जब तक वहाँ पर काम करने की इजाज़त ना हो। तो हम थोड़ा सा रिस्क असेसमेंट के इसको देखते हैं ज़रा कि रिस्क असेसमेंट है क्या। ये हमारे सामने एक चार्ट नज़र आ रहा है जिसमें रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स लिखा हुआ है, लाइकलीहुड और सिवेरिटी। जैसे हमने पहले बात की, कितना हो सकता है, वेरी लाइकली या वेरी अनलाइकली, कोई नहीं जाएगा। ठीक है, यह एक कार का इंजन है, उसका बॉनेट है, उसके अंदर एक इंजन चल रहा है, लाजमी सी बात है जब वो हैज़र्ड तो है मगर वो कोई भी उसको हाथ तो नहीं लगा रहा ना। ठीक है, या ये जो हमारे ओवरहेड लाइंस हैं तो इसको कोई हाथ तो नहीं लगा रहा। ठीक है, तो ये बहुत वेरी अनलाइकली है। ठीक है, मगर जैसे जैसे हम इसमें आगे जाते जाते हैं, ठीक है, नेग्लिजिबल है, माइनर है, मॉडरेट है, इसी तरह से सिग्निफिकेंट है या सेवियर है। तो जैसे सेवियर से लेकर माइनर, माइनर मगर बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोगों का आना जाना है, तो वो मीडियम में आएगा। जब तक वो मीडियम में रहेगा, मीडियम से हमें उसको कंट्रोल के साथ काम करना है। अच्छा, ग्रीन जोन जब रहेगा तो ग्रीन जोन के अंदर हमें प्रॉपर पीपीज़ के साथ काम तो करेंगे, और जैसे ही वो लो में आ जाएगा तो लो तो वैसे ही वहाँ पर कुछ नहीं होना, तो वो काम चलता रहे, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आ गई हमारी रिस्क असेसमेंट की कि हमने हैज़र्ड को भी देख लिया। ठीक है, हमने रिस्क को भी देख लिया। अच्छा, रिस्क का असेसमेंट भी कर दिया। रिस्क का असेसमेंट होने के बाद क्या होगा, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया ना कि रिस्क असेस कर लिया हमने, एक ख़तरा था, ख़तरे की शिद्दत को हमने पहचान लिया कि ख़तरा किस कदर ख़तरनाक, मतलब कि ख़तरा कितना नुकसानदेह है हमने यहाँ तक पहचान लिया। वो सेवियर है, मीडियम है, लो है या बिल्कुल लो है। अब हम आते हैं इसके काउंटर मेजर की तरफ। ये काउंटर मेजर बेसिकली है क्या? काउंटर मेजर मतलब कि इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे। तो इसका एक 5 डायमंड चार्ट कहलाता है। इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है एलिमिनेशन, फिर होता है सब्स्टिट्यूशन, फिर होता है इंजीनियरिंग कंट्रोल, फिर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और फिर होता है पीपी। अक्सर लोग समझते हैं कि सेफ्टी जो है ना सिर्फ पीपी पहनना है, मतलब कि हमने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन लिए और हम सेफ हो गए। सही है कि मतलब कि मैं एक ओपन लाइन में काम कर रहा हूँ, मैंने हैंड ग्लव्स पहने हुए हैं, हेलमेट पहना हुआ है, गॉगल्स लगाए हुए हैं, सेफ्टी शूज़ पहने हुए हैं, और बस मैंने ये समझ लिया कि मैं सेफ हो गया हूँ।
मैंने प्रॉपर सेफ्टी कर लिया, अब मुझे कोई हादसा नहीं हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके लिए बाकायदा असेसमेंट की जाती है, ख़तरा कैसा है, ख़तरे को एलिमिनेट करना पड़ता है सबसे पहले। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ पर एक टूटा हुआ सॉकेट लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं उसी सॉकेट में काम करता रहूँगा तो हो सकता है तो हो सकता है कि वो सॉकेट की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाए। और शॉर्ट सर्किट में अक्सर देखें है तो सेफ्टी टूल्स, मगर क्या पता ब्रेकर ट्रिप ना हो और आग बढ़ जाए, ख़तरा बढ़ जाए। तो छोटी सी चीज़ बड़ा ख़तरा ला सकती है। तो उस सॉकेट को या उस प्लग को चेंज कर देना और उसको ठीक कर देना एलिमिनेशन कहलाएगा। ठीक है, मतलब किसी भी पुरानी चीज़ को या टूटी हुई या ख़राब चीज़ को बदल देना, वो एलिमिनेशन कहलाएगा। जो सब्स्टिट्यूशन क्या है, चेंज करना, ख़त्म कर देना, चेंज करना, ये सब आ गया इसमें ना। सब्स्टिट्यूट करना, जैसे मैंने चेंज कर दिया, पानी गिरा हुआ था, सफाई करवा दी, एलिमिनेट कर दिया। स्विच ख़राब था, चेंज कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको। ठीक है, इसके साथ हम आ जाते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल्स कर। ठीक है, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स क्या है कि अब मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ। ठीक है, और मैंने ना ड्रिल मशीन के लिए अपने गॉगल्स लगाए हुए हैं, ना हेलमेट ग्लव्स पहने हुए। ठीक है, या मैं ग्राइंडर पे काम कर रहा हूँ या कटर पे काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और कटर पे काम करने के बाद जो कटर है उसका गार्ड नहीं लगा हुआ, या मैं ग्राइंडर जब चला रहा हूँ तो ग्राइंडर का सेफ्टी गार्ड नहीं लगा हुआ। ये किस में आ जाएगा, इंजीनियरिंग कंट्रोल में। ठीक है, अब हमें ग्राइंडर तो यूज़ करना ही करना है ना, तो ग्राइंडर को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, या ग्राइंडर की जगह हम कोई दूसरी चीज़ भी तब्दील भी नहीं कर सकते। तो ये दो चीज़ें तो हट गई कि एलिमिनेट करना या सब्स्टिट्यूट करना, ये नहीं हो सकता। तीसरी क्या चीज़ आ जाएगी अब कि इसकी इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या होगा। ठीक है, तो ग्राइंडर को प्रॉपर गार्ड लगा होना चाहिए जिससे आपका हाथ कटने से या किसी भी इंसिडेंट से बच जाए। ठीक है, या वो कोई आपको नुकसान ना पहुंचाए। तो ये तो आ जाते हैं इस तरह से। अब आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या है कि आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब एक इंसान है, ठीक है, वो बिल्कुल फर्स्ट टाइम एक कंपनी के अंदर आता है। ठीक है, और उसका इत्तेफाक में जो उसकी जॉब होती है वो हो जाती है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। अब मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर वेल्डिंग का भी काम होता है, ग्राइंडर कटर भी वो चलते हैं। ठीक है, तो सारा काम हो रहा होता है, वो एक मैकेनिकल वर्कशॉप में आ गया। पहला दिन है और पहले ही दिन उसका जो सुपरवाइज़र है या फोरमैन है या उसका जो टीम लीडर है वो उसको बोलता है, लो भाई मियाँ ये ग्राइंडर पकड़ो और जाकर पाइप को काट के लेकर आओ इतना इतना बड़ा। उसको तो ग्राइंडर चलाना, उसने ज़िंदगी में पहली बार तो ग्राइंडर देखा है। ठीक है, या कटर देखा है, वो उसको कैसे चलाएगा, कैसे करेगा। इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। ठीक है, आप जहाँ काम करेंगे, मिसाल के तौर पे उसको वेल्डिंग करने के लिए कहा गया। ठीक है, तो वेल्डिंग वो कहाँ पर करेगा, जहाँ पर वो वेल्डिंग करेगा वहाँ पर प्रॉपर वार्निंग साइंस होने चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ों का ताल्लुक जो है, मतलब कि लोगों को ट्रेनिंग देना। ठीक है, लोगों को उनके काम के बारे में पता होना। ठीक है, और काम को काम के दौरान ही करना, उसके अलावा ना करना। ठीक है, ये काम जो होता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में। बहुत सारे सुपरवाइजर्स जो होते हैं या कुछ फोरमैन्स वगैरह जो हैं वो अपने काम को जल्दी करने की वजह से कहते हैं यार कोई बात नहीं, 1 घंटा ज़्यादा कर लो, कोई मसला नहीं है, थोड़ी सी मतलब
कल का काम कम हो जाएगा या ये हो जाएगा, मतलब कि मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जो कि हमारे सेफ्टी पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से बिल्कुल गलत है। अगर मैं 8 घंटे की या 9 घंटे या 10 घंटे जितना भी मेरा कमिटमेंट है या मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे उतना ही टाइम देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना, अनटिल के मुझे स्पेसिफ़िकली कंपनी से इजाज़त ना मिले कि मैं ओवर टाइम कर सकूं। ठीक है, तो इसके बाद सबसे जो लास्ट स्टेज आ जाती है ना, वो आ जाती है हमारी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की। लास्ट रिजॉर्ट हम लोग समझते हैं कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सबसे पहला रिजॉर्ट होता है। नहीं जी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सबसे आखिर में आता है कि जब सारी चीज़ों हो जाएं और फिर कुछ भी ना रहे और फिर भी रिस्क मौजूद रहे, तो फिर आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को यूज़ करना है, जिसमें हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी शूज़, आपका हार्नेस हो गई, ठीक है, बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट जिसको हम सेफ्टी हार्नेसेस हो गए, ठीक है। इसी तरह से केमिकल ग्लव्स होते हैं, इसी तरह से वेल्डिंग ग्लव्स होते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के लिए और मुख्तलिफ़ काम के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे जो इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिकल ग्लव्स होते हैं, इंसुलेटेड, रबर इंसुलेटेड होते हैं, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिकल के होते हैं, क्योंकि वो रबर इंसुलेटेड है तो मैं उससे वेल्डिंग नहीं कर सकता, क्योंकि वेल्डिंग के लिए जो आते हैं वो लेदर ग्लव्स होते हैं, ठीक है, या वो स्पेसिफिक बहुत ही हाई क्वालिटी के वेल्डिंग ग्लव्स आते हैं, ठीक है। आँखों को बचाने के लिए अगर इलेक्ट्रिकल का मैं काम कर रहा हूँ तो मैं नॉर्मल गॉगल्स पहन लेता हूँ। मैं आपको उन सारी जब मैं आगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के कोर्स में आऊँगा तो आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, तो वो मैं पहन लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हर जगह का अलग अलग क्राइटेरिया होगा कि हमें इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में या केमिकल के दौरान हमें कौन कौन सी चीज़ें इक्विपमेंट के ऊपर यूज़ करनी है। तो हम आगे डिटेल में जब पीपीई का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसमें बात करेंगे। आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। हमने आज की क्लास में सीखा हैज़र्ड्स क्या था, वर्क प्लेस के हवाले से थी टोटल बात। हैज़र्ड्स क्या था, रिस्क को समझना, हैज़र्ड्स को देखना, रिस्क को असेस करना, और उसके काउंटर मेजर के हवाले से जो जो चीज़ें हैं हमने उसका एक ओवरव्यू लिया था। नेक्स्ट क्लास में हम इस काउंटर मेजर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम मज़ीद पीपीई के बारे में बात करेंगे, रिस्क इसको एलिमिनेट करना, हैज़र्ड को एलिमिनेट करना, ठीक है, और इसको हम मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो मेरी बहुत आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी इस क्लास में, और मैं दुआ करता हूँ कि इन तमाम चैप्टर्स के ख़त्म होने के बाद आप लोग एक कामयाब QHSE एग्ज़ेक्टिव बन जाएं। और मुझे इस बारे में बहुत बड़ी खुशी होगी आप लोगों के लिए कि आप लोग इस चीज़ को समझें। और क्योंकि देखें काम भी ज़रूरी है, मगर काम से ज़्यादा सेफ्टी ज़रूरी है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह ज़िंदगी में खैर तो फिर मुलाकात होगी।